इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मीटर के बाद करंट जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद जाता है अलग अलग रूम्स में। जैसे ये हो गया हमारा ट्रांसफर लाइट वायर और वायर। ये हो गया आपका लाइट वायर का कनेक्शन स्विच और वायर भी आता है लाइट और लाइट से करंट आता है और मेन स्विच के बाद करंट ज्यादा है किसमें इलेक्ट्रिक मीटर में। इलेक्ट्रिक मीटर में दोनों जाएगा लाइव और के बाद जाता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में 2 पॉइंट का भी न्यूट्रल वायर का भी और लाइन वायर इसके बाद अलग अलग रूम्स में जाएगा। हम लोग 2 रूम बना लेते और इसमें एक 3 पिन सॉकेट ले। एक में लाइव वायर ये रूम पर 1 हो गया लाइव और न्यूट्रल वायर एक रूम और बना लेते। इसमें भी हम लोग एक पिन सॉकेट एक लाइव वायर का कनेक्शन और ऐसा और जो ये 3 पिन सॉकेट में आपको बड़ा वाला होल दिखता है वो अर्थ वायर है। अर्थ वायर का एक एंड काट दिया जाता है। ठीक है। अब ये अर्थ वायर के बारे में हम लोग ये डोमेस्टिक वायरिंग है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रूम नंबर 2 है और एक नंबर 1। दोनों में अलग अलग वायर गया है लाइव और न्यूट्रल वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके घर में एक इलेक्ट्रिक आयरन है। इस इलेक्ट्रिक आयरन का में हाई वोल्टेज ये इलेक्ट्रिक आयरन है या फ्रीजर है। जितना भी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट है 3 पिन देखें। एक में लाइव वायर का कनेक्शन अर्थ वायर। खास करके आयरन वगैरह का मेटालिक बॉडी आता था तो नहीं आता। फ्रीजर वगैरह का मेटालिक बॉडी। तो इसमें 3 टर्मिनल्स होंगे। एक से कनेक्शन हम लोग लाइव वायर का दूसरा का कनेक्शन करंट यदि आया लाइव वायर से आएगा और न्यूट्रल से वापस आ जाएगा। और एक कनेक्शन दिया जाता है जिसका अर्थ वायर। ये लाइव हो गया ये न्यूट्रल हो गया और ये अर्थ वायर हो गया।
तो यहाँ पर पढ़ना है क्या कि अर्थ वायर क्यों यूज किया जाता है। तो अर्थ वायर एक सेफ्टी डिवाइस है। बाय द वे, लाइव वायर का कांटेक्ट यदि मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक होता है तो पूरे बॉडी में करंट दौड़ने लगेगा। अब ये करंट यूजर यदि छूने जाएगा तो शॉक लगेगा, शॉक लगेगा। तो अर्थ वायर देने से क्या हुआ, सारा करंट अर्थ वायर से वापस अंडरग्राउंड होगा। अदरवाइज यदि यूजर यहाँ इसको करे करे जाए तो उसको छूते ही क्या होगा, उसका सारा करंट इसके बॉडी से होगा करके, वो भी खास करके बेयरफुटेड हो। उस स्थिति में सारा करंट इससे हमारे बॉडी का करंट तो कितना ऑलमोस्ट 100 ओम हमारे बॉडी का। और ये सारे वायरिंग में कॉपर का होता है, चाहे आर्क वायर हो या लाइट वायर हो का इसका दिया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन का। अब यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक आयरन से करंट, यदि इसमें करंट आएगा बॉडी में, इलेक्ट्रिकल आयरन आएगा, कोई भी इसमें बॉडी में यदि करंट आ जाए तो आपके बॉडी से होकर के या तो करंट ग्राउंड में जाएगा या फिर अर्थ वायर से जा सकता, अर्थ वायर से जा सकता। अर्थ वायर किससे जुड़ा हुआ है, तो इसके बॉडी से कनेक्टेड, इसके इलेक्ट्रिक आयरन के बॉडी से कनेक्टेड। बॉडी में करंट आया तो इससे पास हो जाएगा। तो कल भी पढ़े थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये एक 100 ओम का रेसिस्टर लगा दिए और एक इसमें रख लो, सपोज कर लो कि 10 ओम का रेसिस्टर और इसको जोड़ दिए किससे, 20 सप्लाई से, 220 वोल्ट सप्लाई से, बराबर और 20 ही होता है। तो जितने भी आपको इक्विपमेंट्स होते हैं कम से कम 200-250 वोल्ट का होता है, 250 वोल्ट का, 250 वोल्ट का रहेगा, सप्लाई 220 है, बर्दाश्त कर जाएगा। यदि यही सप्लाई ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी पावर हाउस ज्यादा सप्लाई क्योंकि वो 220 वोल्ट या 250 वोल्ट का मैक्सिमम। तो अब ये रही बात कि हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि निकालो तो इसका टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/100 1/10 ये आ जाएगा कितना, 100 1 प्लस 10 यानी 11/100 यानी R 1/100, R इज इक्वल टू 100/11 हो जाएगा। अब इसमें करंट कितना जाएगा, I1, इसमें करंट कितना जाएगा, I1 और I2 का वैल्यू निकाल लें। I1 का वैल्यू यदि निकालते हैं, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज और I का वैल्यू निकालो 100 इंटू 11 होगा ना। अभी ये हो जाएगा कितना, एक यहाँ कट गया 11 स्क्वायर 24.2 एम्पियर का करंट मिल रहा है। करंट का मैग्नीट्यूड आई का वैल्यू कितना होगा, आएगा ना 24. अब ये 24.2 एम्पियर में कुछ I1 से जाएगा, कुछ I2। तो I1 के लिए I1 का वोल्टेज कितना लेंगे, सीरीज में कोई रेजिस्टर तो लगा हुआ नहीं है, तो इसके लिए वोल्टेज 220 वोल्ट जाएगा 220। I1 के लिए वोल्टेज 220 और ये कितना 100 यानी कि इसमें 2.2 एम्पियर का करंट है। और I2 के लिए वोल्टेज 220/10 यानी कि 20 एम्पियर का। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24.2 एम्पियर आएगा
यानी कहने का मतलब कि जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट देखो कितना कम है, और जिसमें रेसिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक कॉपर वायर का है तो कॉपर वायर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है विद रिस्पेक्ट टू अवर बॉडी। तो करंट आप यदि यूजर इस इलेक्ट्रिक आयरन सपोज करो इक्विपमेंट है, और यदि इलेक्ट्रिक आयरन में ये अर्थ वायर से कनेक्टेड नहीं हो, सारा का सारा करंट आपकी बॉडी से जाएगा अंडर द सर्फेस। अब इसका देख लीजिए रेजिस्टेंस कितना है, 50,000 ओम। 50,000 होने का मतलब वेरी वेरी हाई। वो उतना करंट जाएगा आपका बॉडी जला देगा, हार्ट डिफॉर्म कर देगा, और काफी ये खतरनाक। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि यही अर्थ वायर यहाँ लगा दिया जाए तो ग्राउंड तक जाने के लिए आपके पास दो रास्ते, इसमें इसका रेजिस्टेंस काफी कम है, इसलिए मोस्ट ऑफ द करंट आपको इसी से पास कर जाएगा, इससे पास बॉडी से आपके पास नहीं आएगा। यदि करंट वाले इक्विपमेंट से यदि आप छूओगे तो हल्का शिवरिंग हो, झंझनाहट होगा, हाँ करंट यहाँ पर आपको महसूस होगा, लेकिन शॉक नहीं लगेगा क्योंकि आपके बॉडी से बहुत कम करंट पास करेगा। रेजिस्टेंस जहां ज्यादा है उसके करंट काफी कम है। तो उसी तरह इस वायर के रेस्पेक्ट में आपके बॉडी का रेजिस्टेंस कम है तो आपके बॉडी से होकर के करंट कम पास करेगा। अर्थ वायर, इसीलिए अर्थ वायर हम लोग लगाते हैं। तो अब अर्थ वायर के बारे में आपको पढ़ना है, आपको अर्थ वायर क्या है, अर्थ वायर के बारे में लिखो, समझ में आ गई बात। अर्थ वायर के बारे में क्या लिखो, अर्थ वायर is a safety device। अर्थ वायर के बारे में, अर्थ वायर या अर्थिंग वायर भी इसको हम लोग बोलते हैं। इट्स अ सेफ्टी डिवाइस whose one end and is connected with the metallic body of electrical equipment। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बॉडी से। एंड अदर एंड is buried under the surface of earth। दूसरा एंड और सरफेस के नीचे, जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। It prevents the user from इलेक्ट्रिक शॉक। ये यूजर को
प्रिवेंट करता है, बचाता है किससे? इलेक्ट्रिक शॉक से। समझ में आएगा? ये अर्थ वायर के बारे में कैसे बचाता है वो डिफाइन नहीं करना है, ये आपको करना है तो अभी करना होगा। यदि अर्थ वायर का रेसिस्टेंस कम होता है, बॉडी का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द करंट पासेस द अर्थ वायर। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिधर रेसिस्टेंस कम होगा उस सर्किट ज्यादा पास, एंड यूजर फील ओनली शिवरिंग, हल्का सा शिवरिंग नॉट बॉडी में करंट आता है। समझेगा? ये हुआ। दूसरा है फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर के बारे में भी समझ, फ्यूज वायर के बारे में समझ लें। फ्यूज वायर भी एक तरह का सेफ्टी डिवाइस ही है, लेकिन वो किसको बचाता है? तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बचाता है। फ्यूज वायर का पहले ये पुराने जमाने की बात हो गई, लेकिन अब उसकी जगह हम करते हैं क्या? मिनिएचर सर्किट, एमसी। ये काम करता है क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्यूज वायर यदि देखोगे तो एक कांच का ट्यूब होता है और उसमें एक वायर लगा हुआ है, एक वायर। अब मान लीजिए कि ये आपका टीवी है, हर इलेक्ट्रिकल जैसे टीवी हो गया, फ्रीजर हो गया, या फिर कोई। अब ये हमारा टीवी है 250 वोल्ट का, 250 वोल्ट का करंट ये बर्दाश्त कर सकता है। यदि वोल्टेज हम सप्लाई से ज्यादा है, पिक्चर ट्यूब जाएगा, डैमेज हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसकी क्षमता से ज्यादा वोल्टेज दिया जाए तो वो। अब टीवी के अंदर भी एक लगा हुआ रहता है, नहीं होता है, लेकिन फ्यूज हमेशा लाइट वायर में लगा है। और ये हो गया आपका वायर, करंट इधर से आया और यहाँ पर इसके दोनों टर्मिनल वापस लौट गया। न्यूट्रल वायर भी पावर हाउस में या ट्रांसफार्मर के अंदर करंट आया, करंट का डायरेक्शन दिख रहा है। अब यदि मान लो कि पावर हाउस 5 वोल्ट 250 सप्लाई के बजाय वो कर दिया आपको, अब करंट ज्यादा पास करेगा तो ये टीवी आपका डैमेज हो जाएगा, बशर्ते यदि आप नहीं लगाए हैं तो। कैसे करेगा? तो फ्यूज काम कैसे करता है? तो फ्यूज एक अलवाय का बना हुआ रहता है, टीन वगैरह का मेन कंपोनेंट टीन होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। तो फ्यूज के बारे में आप समझिए कि इनका थोड़ा पकड़, फ्यूज वायर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट उसका तो होता है। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो, हाँ मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, जबकि उनका रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस हाई होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट और लो हाई रेसिस्टेंस इसलिए आता है कि आपको पता है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी।
करंट बढ़ा तब भी हीट जनरेट होगा, हाई रेजिस्टेंस रहेगा तब भी ज्यादा हीट इवॉल्व होगा। जैसे ही करंट हाई वोल्टेज करंट पास करेगा, फ्यूज जो है गर्म होना शुरू करेगा, रेजिस्टेंस हाई है तो और ज्यादा गर्म करेगा, और गर्म करेगा ये तो अपना मेल्टिंग पॉइंट, दो मेल्टिंग पॉइंट है तो अचीव कर जाएगा और ये गल जाएगा, यानी कि वो ऑफ हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो, और टीवी डैमेज होने से बच गया। समझ आ रही बात? तो ये अब अलग बात है कि अब हम लोग नहीं यूज करते हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट में आप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, वो इससे भी ज्यादा सेंसिटिव है। समझ आ रही बात? तो अब ये फ्यूज वायर का, ये फ्यूज वायर हमारा क्या काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, सिंपल फ्यूज वायर के बारे में लिखा है। चलिए फ्यूज वायर क्या है, तो फ्यूज वायर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेफ्टी डिवाइस। लाइफ वायर, फ्यूज वायर के बारे में वायर क्या है कि इट्स द इट्स ऑल्सो अ सेफ्टी डिवाइस। ये एक तरह का क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। इट वर्क्स on hitting effect of electric current, electric hitting effect of electric current, इस पे काम करता है the hitting effect of electric current. It has low melting point, but high resistance. इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है लेकिन रेजिस्टेंस हाई होता है। It is connected with it is connected in live wire. In it is connected with live wire in series combination. Whenever high voltage current passes, whenever whenever high voltage current passes through it, जब भी इससे हाई वोल्टेज करंट पास करता है, it's it flow off and breaks the circuit, breaks the circuit and prevents the prevents electrical equipments from damaging.
डैमेज होने से क्या करता है, बचाता है। ये ट्यूब वायर का कहानी हुआ। के बाद आता है ये शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है, इसके बारे में समझ। शॉर्ट सर्किट हो गया देखना है types of device works on heating effect of and but high resistance it is connected with the live live wire in series combination. Whenever high voltage current passes, it off, gets low off and breaks the circuit. Breaks up the circuit and prevent electrical equipments from damage. देखिए शॉर्ट सर्किट का क्या कहानी है कि घरों में जो वायरिंग होती है वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर साथ साथ चलते। तो ये लाइव वायर है और ये हो गया न्यूट्रल वायर। लाइव वायर और नीचे हो गया न्यूट्रल वायर और इधर आपका ये सपोज कर लो अब इससे आप गीजर चलाओ, फ्रीजर चलाओ, मोटर चलाओ। थर्ड पॉइंट भी होगा एक अर्थ वायर का मैंने। अब ये मान लेते हैं कि इससे आप मोटर भी ऑन कर दिया, गीजर भी ऑन कर दिया। गर्मी के दिनों में खास करके एसी चलता है, फ्रीजर चलता है, कूलर चलता है, मोटर चलता है, ढेर सारा करंट मेन जो आपका आया करंट आया लाइव और न्यूट्रल मेन स्विच से दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कि लाइव वायर ज्यादा करंट पास करने लगा तो लाइव वायर आपको I स्क्वायर RT। करंट डबल हुआ तो हीट 4 गुना हो जाएगा, करंट ट्रिपल हुआ तो हीट 9 टाइम्स हो जाएगा, करंट 4 टाइम्स हुआ तो हीट 16 टाइम्स हो जाएगा। तो इस मेन वायर में या फिर कोई भी घर के जो किसी वायर में कहीं यदि करंट ज्यादा पास करना शुरू करता है लाइव और न्यूट्रल वायर आ जाएगा क्या 100। हम रीजन नहीं दे रहे हैं कि वो किस कारण से है। मान लिया कि आपके घर में वायरिंग बहुत पुराना है, 50 साल पुराना बिल्डिंग है, पुराना वायरिंग इंसुलेटर वगैरह भी हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में, मान लीजिए न्यूट्रल वायर नीचे वाला है
और ये आ गए यहाँ पर, और इधर कोई इक्विपमेंट लगा दिए आप। अब क्या होगा, ये सारा करंट इधर से आएगा और ये मैक्सिमम करंट यही से लौट जाएगा, ठीक है ना। ये करंट यही से लाइव वायर से करंट आया और नेटवर्क वायर से लौट गया। अब इस जंक्शन पे तो और भी इक्विपमेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन पे इधर लगे होंगे, हो जाएगा। तो जैसे ही लोड बढ़ेगा तो ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा, हम मान लो इधर कोई इक्विपमेंट आपने लगा रखा है, इलेक्ट्रिक आयरन चाहे, तो आप लगाओगे यहाँ पर रेजिस्टर, तो करंट बताएगा, लेकिन वीक करंट होगा, वो इस इक्विपमेंट को रन नहीं करा सकता। मैक्सिमम करंट यही से बढ़ेगा। अब जैसे ऐसे समझते हैं, मान लो ये पाइप है, इस पाइप से एक पाइप दूसरे ग्रुप में, दूसरे पाइप में गया है, दूसरे पाइप में गया है, अलग अलग पाइप से पानी, और यहीं पर पाइप फट जाए, सारा पानी यहीं से नहीं निकल जाएगा, इसमें से सारा करंट यहीं से पास होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इधर जितना भी आप इक्विपमेंट लगा रखते हैं उसमें करंट नहीं जाएगा, करंट सारा करंट क्या हो जाएगा इससे। अब करंट यदि पास ज्यादा करना शुरू करेगा यहाँ पर डीसी जंक्शन से आएगा तो प्लेजेंटली आएगा, लेकिन फिर वो यहीं से क्या होना शुरू बैक हो जाएगा। ज्यादा करंट होगा तो ये क्या होगा कि यही इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्ट सर्किट। और इस दौरान हाई वोल्टेज करंट पास करना शुरू कर देता है डोमेस्टिक सर्किट से, और ये कभी कभी आग का कारण भी बन जाता, आग लग जाती। सुना होगा गर्मी के दिनों में शॉर्ट सर्किट से बिल्डिंग में आग लग जाती, कारण क्या है, ये शॉर्ट सर्किट, इसी को कहते हैं क्या, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट हो गया कि whenever live wire and neutral wire comes in contact of each other, short circuit. When live and neutral wire comes in contact of each other, when live and neutral wire comes in contact of each other, then maximum amount of current starts passing through the सर्किट। सर्किट से लार्ज अमाउंट में करंट पास करना शुरू करेगा, और वो धीरे धीरे वायर क्या होगा, करंट ज्यादा पास करेगा, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, स्क्वायर टाइम्स करंट का हीट बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इंसुलेटर में आग पकड़ेगा, इंसुलेटर में आग पकड़ेगा, एक नियर बाय कॉन्टेक्ट में चीज रहा, जलना शुरू हो जाएगा। And sometimes causes fire. When live and neutral wire comes in contact of each other,
then maximum amount of current starts passing, and sometimes it causes fire. Fire R, ठीक है ना, ये शॉर्ट सर्किटिंग का। इसी तरह एक वर्ड आता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग किसको, तो ओवरलोडिंग हो गया ओवरलोडिंग दो कारण से। ओवरलोडिंग का कारण मान लिया जाए कि एक सॉकेट है, लेकिन सॉकेट लेकिन सॉकेट ये अर्थ वायर का लाइव वायर का, और सेम पॉइंट से आप चला रहे हो क्या, इसी पॉइंट से आपने जोड़ दिया प्रेशर को, इसी पॉइंट से आप जोड़ दिए प्रेशर को, और उसी से पॉइंट से और भी इलेक्ट्रिक आयरन। तो फ्रीजर मोटर फ्रीजर इलेक्ट्रिक आयरन हीटर भी जो ढेर सारा यदि आप जोड़ दोगे इसमें जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन है, ये लाइव और न्यूट्रल वायर से ज्यादा करंट पास करना बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ओवरलोडिंग। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सप्लाई है आपके घर का, ये आपका हाउस है और इसमें लाइव और न्यूट्रल वायर आ रहा है, तो कभी कभी पावर हाउस के फॉल्ट से ज्यादा करंट, हाई वोल्टेज करंट पास करना शुरू करता है। जैसे कि 220 जनरली ट्रांसफार्मर सप्लाई करता है और सप्लाई कर दिया गया कितना, बाय फॉल्ट ही मान के चलो, वो फोन कर दिया आपको 300 वोल्ट का करंट जब आपके घर में जाएगा पंखा चला देगा, यानी कि बहुत सारा चीज का। हालांकि सेफ्टी डिवाइस हम लोग क्या एमसीबी लगाए हैं, वो काम करता है, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है पुराना रहे तो काम नहीं, खराब रहने पे क्या होगा। अब यहाँ पे इस स्थिति में क्या होगा, ज्यादा करंट पास करेगा, ज्यादा करंट पास करना है, करंट पास करेगा, उस स्थिति में क्या होगा, इंसुलेटर गल जाएंगे। इंसुलेटर गल जाएंगे तो न्यूट्रल और लाइव वायर दोनों कांटेक्ट में आएंगे, लाइव और न्यूट्रल कांटेक्ट में आए तो फिर शॉर्ट सर्किटिंग और ज्यादा करंट, सारा करंट पास होना शुरू हो जाएगा और उस स्थिति में आपको शॉर्ट सर्किट होगा। तो शॉर्ट सर्किट का बहुत ज्यादा कारण क्या होता है, यही ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के बारे में समझ में आया, देखिए ओवरलोडिंग whenever large number of electrical equipments are connected with the same point, एक ही पॉइंट से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को जोड़ दिए जाए।
when all or high voltage current when high voltage current starts passing through the domestic circuit. Hmm. This phenomena economy, it may happen due to fault of powerhouse. It may happen due to fault of powerhouse, and this phenomena is called incline or sometimes it causes short circuiting. ये शॉर्ट सर्किट का कारण भी बनता है और शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो आपको आग भी लग सकती है। समझ में आई बात? तो हम लोग अर्थ वायर के बारे में पढ़े, फ्यूज के बारे में पढ़े, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। डोमेस्टिक वायरिंग क्या है? जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डोमेस्टिक वायरिंग हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को करते हैं उसका एडवांटेज मंडे या ट्यूसडे से जूम ऐप पे होगी, ठीक है ना? जूम ऐप का लिंक आप लोगों को भेज दिया जाएगा, कल ही भेज देंगे और आप लोग उसको एक जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लाइव इंटरेक्शन ऐसे बड़ा मुश्किल लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, कोई एनर्जी नहीं मिली। सामने आप लोग रहोगे, आप अपना प्रॉब्लम भी फेस टू फेस बता सकते। जूम ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिन लोगों का कॉन्टेक्ट मेरे पास है भेज देंगे और जो आना चाहे अपना आप लोग के सामने जो आदमी देख सकते, क्योंकि सारे आदमी का मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर है तो का है, आपसे आप लोग के कॉन्टेक्ट नंबर को आप सर्कुलेट कर दीजिएगा आपने सर्कुलेट अर्ली मंडे या से जूम ऐप पर। हाँ, तो उसमें कल मैसेज में बोल दिया जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। कुछ करना नहीं है, बस डाउनलोड करो लिंक में। हाँ, मेरे ख्याल से इस इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में आप लोग
अब इसमें क्या है कि लिख रहे हैं तो मैं डिक्टेट भी कर सकते हैं, फटाफट काम हो जाएगा। लिख के बनाने में अब आधा घंटा लिख चला, तो ये सारी बातें हैं, कोशिश कर रहे हैं इस सब परेशानी को लेकर तो मैथ पे जाने का मन कर रहा है। ठीक है ना, टाइमिंग यही रहेगी, टाइम यही रहेगा। नोट्स वगैरह है बना लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पीडीएफ कर दिया जाएगा। आप देखते हैं क्या करना। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स वगैरह है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि अभी जैसे रेसिस्टिविटी से रिलेटेड, डोमेस्टिक सर्किट से रिलेटेड। डोमेस्टिक सर्किट वाला तो आप लोग पहले देना चाहे हम भूल जाते हैं, एक दो क्वेश्चन बराबर बनाते रहो, रेसिस्टिविटी से रिलेटेड आते हैं, रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, रेसिस्टेंस पर बहुत तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि एक वायर है, इस वायर का पूरा रेसिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम का रेसिस्टेंस वायर, पूरे वायर इवन रेसिस्टेंस इसका है 20, और इसको हम चार टुकड़े में काट दिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, तो हर एक टुकड़ा 5 ओम, 5 ओम का, 5 ओम का, 5 ओम होगा। इन चारों को जोड़ दिया जाए, इन पांचों को चारों, एक दो चार, यदि जोड़ने किस में, हर एक का 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, हर एक टुकड़े का रेसिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। इनको जोड़ दिया जाए हम लोग इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें, आपको बताना है अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अब निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/R इक्वल टू जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5/5, यानी कि रेसिस्टेंस का कितना, 5/4 होगा। समझ रही बात। If a wire having resistance 20 ohm is cut into 4 equal pieces and all the 4 equal pieces are connected in parallel combination, then calculate the equivalent. ये तरीका, यहाँ शॉर्टकट आप देख सकते, कितने पार्ट में बांटा गया, 4 पार्ट, और हर एक टुकड़े का कितना रेसिस्टेंस है, 5 ओम, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 5/4 ओम। और एक इसको निकाला जा सकता है, जैसे मान लिया जाए ये रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है और इसका इसका टोटल है 40 ओम, ठीक है जी। और इसको हमने काट दिया 5 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 और 5, तो हर एक टुकड़े का पूरा 40 होता था, और 5 इक्वल पीस में बांटने का मतलब 8 में 40, हर एक टुकड़े का रेसिस्टेंस कितना होगा, 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम होगा ना। अब यदि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग निकालें, क्या निकालें, इन पांचों को जोड़ दिया गया, क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
इधर भी अब इनका हर एक का 8 रूट है। अब यदि इनका हम निकालें बैलेंस रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा 8/5 नहीं आएगा 8/5 देखो 1/8 प्लस 1/8 प्लस पैरल कॉम्बिनेशन कितने कितनी बार 1/8 5 बार 1 2 3 4 5 1/r इज इक्वल टू कितना है निकला 5/8 r का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/5 1.6 आगे समझ में बात। अब आपको दे दो आप फोरली बना लोगे कि नहीं बना लोगे कह दिया गया कि ये टोटल 24 ओम का है और इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 8 इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि हर एक टुकड़ा 24/8 यानी कि 3 ओम का है 3 3 3 और आपसे कहा जाए कि अभी आठों टुकड़ा को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाए हर एक टुकड़ा का रेजिस्टेंस पहले तीनों और कितने हैं 8 टुकड़ा है यानी कि 3/8 डायरेक्ट आप बता सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा क्लियर है फिर मान लीजिए कि आपको दे दिया गया यही पे दे दे एनसीईआरटी में क्या टाइप का एक क्वेश्चन है कि मान लिया जाए कि एक वायर है एक वायर है आपको 40 ओम का 40 ओम है और इसको हमने बेंड कर दिया क्या एक स्क्वायर शेप में और आपसे कहा जा रहा है कि चारों साइड ए बी सी डी ले लो calculate the equivalent resistance across AB यानी कि equivalent resistance across AB A और B के बीच का equivalent resistance निकालना है या फिर equivalent resistance across AC diagonal के across निकालना है तो ये 40 ओम है भाई 40 ओम है तो हर एक साइड 10 ओम का हो जाएगा स्क्वायर का चारों साइड का तो ये भी 10 ओम ये भी 10 ओम ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम यानी कि आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी यानी आप इसको समझो कि बैटरी से जुड़ा हुआ है आप ऐसे ये 10 ओम ये भी 10 ओम इसका भी रेजिस्टेंस 10 ओम का भी रेजिस्टेंस 10 तो करंट यहाँ चलेगा तो यहाँ से करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं कुछ करंट इधर से कुछ करंट डिवाइड होगा इधर से जो करंट गया वो किस रास्ते आएगा मान लो इधर से गया क्या I1 तो यही I1 करंट इसमें भी जाएगा इसमें जाएगा इसमें जाएगा इसका क्या होगा सीरीज में और इधर से गया दूसरा करंट पैरेलल में डिवाइड हो जाता है ये तीनों सीरीज में और इन तीनों के साथ ये पैरेलल करंट डिवाइड हो तो समझ लो कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है और करंट डिवाइड नहीं हो रहा है सेम करंट जैसे इसमें I1 गया इसमें I1 गया इसमें I1 गया अब क्या यहाँ से आएगा
I2 तो इसमें गया। करंट जो है ये ऑथेंटिक तरीका है पकड़ने का। वैसे हम पहचान करवाए थे कि एक का हेड दूसरे के टेल से दूसरे का हेड, ये हो गया क्या फ्रिज में। और ये टेल एक तरफ हेड एक तरफ, ये हो गया क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जैसे पकड़ना है पकड़िए, आप तरीके हैं आप इजीली पकड़ सकते। तो अब इसका यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे कहा जाए तो आप क्या निकालिएगा? आप निकालोगे कैसे? आर ए बी यदि निकालना है तो आर ए बी में आप पता चल गया कि ये तीनों हो गया सीरीज में और इन तीनों के लिए पैरेलल में, तो 1/r की हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/10 + 10 यानी कि 30 और 1/10 दोनों को जोड़ दीजिए, एलसीएम तो आएगा 30 और 1 + 3 यानी कि आर ए बी का वैल्यू 30/4 यानी कहने का मतलब 7.5 देखिए होगा 7.5 ओम का। यहीं पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी निकालना होगा, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट सी, यानी कि डायगोनली निकालना है, डायगोनली निकालना है। यानी कहने का मतलब कि एक सेल ले लो और इसको जोड़ दो, या क्या करना, इधर सेल से जोड़, हो गया। यानी कि ए और सी के क्रॉस हमको निकालना है। सेल से करंट निकालो, इस पॉइंट पर आकर के करंट डिवाइड हो गया, इधर I1 और इधर क्या I2। ए से सी पॉइंट तक पहुंचने का एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है। यदि इस रास्ते से चलोगे तो I2 इसमें भी जाएगा और I2, यानी इन दोनों में सेम करंट जा रहा है, यानी कि ये सीरीज। इधर से जाओ, I1 इधर से गया और I1 इसमें भी I1 ही जाएगा, तो इसमें भी 10 ओम और इसमें भी 10 ओम। 10 + 10 20, इधर से भी 10 + 10 20, यानी कि आर ए सी यदि निकालना है, ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस का 20 और 21/20 + 1/20 यानी 1/10, यानी कि आर ए सी आपका हो गया क्या 10 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से निकालना। हम चाहे तो इसी को इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बना सकते। मान लिया ये वायर हमारा 42 के बजाय 40 के बजाय 42 ओम का होगा, और इसको मोड़ करके हम लोग बना देते क्या एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हर एक साइड 14 ओम का होगा, 14 ओम 14 ओम के इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़े थे या वह। और आपसे कहा जाए कि आर ए बी निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। इस एंड को पकड़ो, बैटरी लगाओ, इस एंड से खोलो, प्लस पॉजिटिव ये करंट I1, ये करंट I2। I1 इसमें भी जाएगा क्या I1 ही जाएगा, इसमें भी जाएगा क्या I1, लेकिन इसमें क्या जाएगा बी पॉइंट पर पहुंचने का दो रास्ता, एक ए से होकर के और एक सी। I1 एसी में भी गया और सी में भी गया, तो ये दोनों हो गए किस सीरीज में, और इन दोनों के लिए क्या हो पैरेलल। तो 1/Rab आपको निकालना था, 1/Rab निकालना था, तो 1/Rab ये दोनों हो गया, ये सीरीज में 14 × 28 1/28 और इधर प्लस 1/40। एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा
28 1 plus 2 यानी 1 by RAB का वैल्यू 3 by 28 यानी RAB हो गया 28 by 3 नहीं। आपको ऐसे भी एक क्वेश्चन दे सकता है, सर्किल में भी मोड़ सकता है, बहुत तरह का शेप चेंज कर देगा और आपसे कहेगा। इस पर अब किसी और दिन हम लोग करते हैं तो बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है, तो इसका एक बार रिवीजन कराएंगे। उस समय तक आप लोगों को दोबारा रिवीजन कराने का मकसद यही है, यानी आप जो और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन होगा सेकंड रिवीजन में मिलेगा, बढ़िया बढ़िया। तब तक ये चीज रिवाइज भी हो जाएगा और उसके बाद आप ज्यादा आपकी समझ बढ़ेगी और ज्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मेश डायग्राम आप सब ज्ञान वो भी सीख सकते हैं, इक्विवेलेंट का किरचॉफ लॉ भी बता देंगे और केवीएल कैसे लगाते हैं वो भी बता दिया जाए। बस हमने कि पहले बेसिक्स तो क्लियर हो जाए, आपको बता करके अभी करेंगे। ठीक है, आपका तो ये हो गया। आपको एक क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि आपको 2 ओम 3 ओम और 6 ओम का रेजिस्टर है, इन तीनों को किस तरह से अरेंज करें कि नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका 4 ओम हो जाए। तो अब इसको ट्राई करना कर सकते हैं। एक तो होगा कि मान लो कि तीनों को सीरीज में जोड़, तीनों को सीरीज में जोड़ 2 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना कितना चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए क्या, कैसे कनेक्ट किया, ये तीनों को हम जोड़ दिए सीरीज। सीरीज में तो कभी 4 ओम आएगा नहीं, 6 तो 9 तो 11 ओम जाएगा। दिक्कत है, हो सकता है कि तीनों को पैरेलल में जोड़ लो, तीनों को पैरेलल में जोड़ लीजिए। तीनों को यदि पैरेलल में जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 6 3 2 यानी कि पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1 by r is equal to 1 by 6 plus 1 by 3 5। इन तीनों का एलसीएम 6 होगा, 1 plus 2 plus 3 यानी कि 6 by 6 ना हो गया 1 एम्पीयर का होगा, 1 का हो गया 6 6 by 6। हमारे पास गुना गया थे 4 होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसको अब तो रह गया कि 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में रखना पड़ेगा। भाई तो ऑप्शन आपके पास वही में जाना कि और है तो बताओ नहीं। तो इन तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, आवाज आ रही है कि नहीं। ये भी एक प्रॉब्लम है, माइक वगैरह कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, आवाज नहीं जाती, ये सब कारण से आप जो मैथ करता है। ठीक है, ये सर इस तरह का प्रॉब्लम ना उसमें कोई माइक वाइक की जरूरत और रिजल्ट भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। हाँ, 2 को सीरीज में, 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में। ऑप्शन तो यही होगा कि यहाँ पर 6 ओम रखेंगे, यहाँ पर 3 और 2 ही ना होगा। ये तो अकेले ही 6 है, इसमें जोड़ेंगे तो कुछ और ज्यादा होगा, ये सुटेबल नहीं है, चेंज करो। यहाँ पर मान लो 2 ओम, यहाँ पर 3 ओम का कर दिए, यहाँ पर 6 ओम का और यहाँ पे 2 ओम का, तो इन दोनों को जोड़ करके देख लो कितना हो जाएगा, 6 गुना 12/8, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10/8 आएगा, 6 गुना 12 4 दिए 12 4 गुना 8 यानी कि 3/2 प्लस 3 4.5 ओम हो जाएगा। ये भी नहीं है
हमारे पास बचा क्या ऑप्शन यहाँ 3 और यहाँ कर दिया जाए। इन दोनों का सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 बड़ा हो गया। हाँ 14 8 18/9 18/9 यानी कि +2 तो हो गया ना इनफ यानी कि आएगा चलो यानी कि आपका आंसर हो गया 6 ओम को और 3 ओम को पैरेलल में और 2 ओम को इसके साथ सीरीज में जोड़े। ऐसा भी आपको देता है क्वेश्चन दो रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ने पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 25 ओम का आ रहा है और पैरेलल में जोड़ने पे 20 ओम आ रहा है। तो बताइए दोनों रेजिस्टर कितने ओम। इसका तो प्रॉब्लम्स बहुत सारा है लेकिन पहले इसको आप लोग बनाओ समझो उसके बाद सेकंड के बाद बढ़िया ठीक है ना। थैंक यू भाई। आप लोग थोड़ा सा गुरुजी पे ध्यान दीजिए प्लीज।